रिंग 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 रिंग, ऐसी बहुत सारी रिंग्स का क्या मिलाकर एरिया इस कैप का एरिया होगा? हाँ सर। पहले बताओ ये छोटी सी रिंग का एरिया कितना है डीए? वो एरिया है 2 पाई आर साइन थीटा। क्या छोटी सी रिंग का जो एरिया है ये शेडेड एरिया, ये वो शेडेड एरिया है? हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर, वो शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया देखो ऐसे काले से बना के बताता हूँ, ये टिक 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 टिक। ओ हो, ये शेडेड एरिया कितना है? पेरीफेरी 2 पाई आर साइन थीटा, मोटाई मोटाई आर डी थीटा। अरे हाँ सर, ये छोटा सा एरिया हुआ। क्या इस एरिया का इंटीग्रेशन ही एरिया ऑफ कैप है? एरिया ऑफ कैप इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। हाँ ना बोलना पड़ेगा? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे पक्का? अरे सोच लो, सो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आप सोचो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? सोचो, जब आप ऊपर थीटा ले रहे हो तो नीचे की रिंग भी कवर हो रही है। अरे हाँ, सोचो तो थीटा की लिमिट पूरी अगर कैप कवर करनी है तो 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा। अरे हाँ सर, सो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा 0 टू अल्फा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा 0 टू अल्फा, सो 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो ये आया 1 माइनस कॉस अल्फा। ओहो, ये एरिया ऑफ कैप। ओके, तो भैया सॉलिड एंगल कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो सॉलिड एंगल का रिलेशन आया 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये ऐसे डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। ओ हो, अल्फा क्या? सेमी वर्टिकल एंगल। उसको 3D में घुमाने पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो उनका रिलेशन आपस में होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा इज व्हाट? प्लेन एंगल। ओम इज व्हाट? सॉलिड एंगल। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो भैया प्रूफ तो फील के लिए था। आपको ये रिलेशन 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इज द प्लेन एंगल, ओम इज द सॉलिड एंगल, ये याद होना चाहिए। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, सो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा सॉलिड एंगल, सो फाइंड आउट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फीयर। से तो कर चुके हम। जो आपने पहले आंसर निकाला था ना कॉमन सेंस से, उसको बताओ अब यहां पे। सोचो हेमिस्फीयर बनाने के लिए अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा पाई बाई 2। तो सोचो यहां रखो 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। ओ हो, यानी कि 2 पाई। क्या पहले भी आंसर यही आया था? तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल क्या आया? 2 पाई, क्योंकि उसका अल्फा होगा पाई बाई 2, आधा होगा ना। अरे हाँ, पाई बाई 2 पूरा हेमिस्फीयर बन गया। अरे हाँ सर, यानी कि जो पहले पढ़ा और जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इट्स अ वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला, इट्स अ वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। यस सर, गॉट योर पॉइंट। सोचो स्फीयर के लिए अल्फा क्या होगा? सोचो स्फीयर के लिए अल्फा क्या होगा? सोचो स्फीयर के लिए अल्फा होगा सर पाई। तो देखो 2 पाई 1 माइनस
कॉस पाई। सोचो पाई क्यों होगा, पूरा आधा घूमना पड़ेगा ना तभी तो स्फीयर बनेगा पूरा। हाँ तो अच्छा कॉस पाई के लिए -1 तो 4 पाई। अरे वाह, क्या पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल पहले भी 4 पाई आया था, अभी भी 4 पाई आया है। हम तो पहले ही सीख गए थे कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर सॉलिड एंगल 4 पाई है और बाहर 0 है। अरे हाँ सर। अच्छा देखो फिर से एक बात ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जैसे अगर अपन स्फीयर का पार्ट लें, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं, देखो ये तो 4 पाई आ गया। देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, सवाल करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दो, समझो। मान लो कि ये ऐसे अपना ये कैप है, ठीक, ये एंगल अल्फा है, ये ऐसे। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, सुंदर सर, मजेदार सर। तो ओम इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक, ये अपने को समझ में आया। मैं कह रहा हूं इस कैप की बजाय अगर ये सिर्फ डिस्क होती, ये तो कैप है, अंतर समझना, कैप की बजाय अगर ये डिस्क होती सिर्फ, तो फॉर कैप एंड डिस्क ओम इज सेम। अरे हाँ सर, मैं तो कह रहा हूं डिस्क भी ऐसी अंदर भी होती तब भी क्या सेम होता। अरे हाँ सर, तो समझो कैप से हमने रिलेशन प्रूफ करा है, पर उस कैप के करस्पॉन्डिंग क्या अपन डिस्क ले लें तब भी वही आंसर आएगा, छोटे डिस्क ले लें तब भी वही आंसर आ सकता है। यस और नो? हाँ सर। अरे कोन की तो कई शेप हो सकती थी ना। हाँ सर, हाँ सर। तो आप समझो जैसे ये कोन है ना, ये कैसा भी हो सकता है, ध्यान समझो। ये ऐसे अपन पहले भी कर चुके हैं, फिर से समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये आपका अल्फा है, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग ये ऐसे सॉलिड एंगल है। ओके, तो ये कैप ऐसे भी हो सकती है। अरे हाँ सर, ठीक, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये कैप ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है। अरे हाँ सर, है ना, ये तो अपन सीख ही चुके हैं। अच्छा, ये कैप ऐसे भी हो सकती है। अरे हाँ सर, और ये कैप बेसिकली एक कैप भी बना सकती है ऐसे टक टक टक। हाँ सर, तो अल्फा ओम इन तीनों चारों चीजें के लिए सेम है, ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। आगे बढ़ जाओ, जोरदार है तो। अरे आगे बढ़ जाओ, जोरदार है तो, शर्माना क्या है उसमें। ओके, फॉर कैप एंड डिस्क ओ में सेम। हाँ चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। फाइंड आउट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। सॉलिड एंगल ओ, ओहो हो। अब बताओ, अगर डिस्क ले ली 3 सेंटीमीटर की, जिसका सेंटर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जहां पे अपने सॉलिड एंगल निकालना है, बताओ सॉलिड एंगल क्या होगा। सबसे पहले तुम आसानी से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकालते ही सॉलिड एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक डिस्क ली, कितने कैप है भूल जाओ, डिस्क ले ली 3 सेंटीमीटर की, जिसका सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको सॉलिड एंगल निकालना है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, ओके सर, ओ हो, बात तो आपकी सही है सर। अब क्या करें, 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 अब क्या करें। लो भाई, अल्फा कितना सर, 10 अल्फा इक्वल टू 3/4, अल्फा की वैल्यू 37, तो सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस cos 37। ओ हो, 2 पाई 1 माइनस 4/5, so 5 minus that is 2 pi by 5 is the solid angle and this is the correct answer. Yes or no? हाँ सर, कोई गलती तो नहीं करी? नो भाई, आ गया 2 पाई बाय 5, सिंपल। अब देखो, अपने सॉलिड एंगल कौन से चैप्टर के बीच में पढ़ रहे हो, यहां क्यों पढ़ा भाई? आधा घंटे से ज्यादा अपन ने 30-40 मिनट अपन ने सॉलिड एंगल पढ़ाया, धीरे से पढ़ाया, तसल्ली से पढ़ाया।
खाली फॉर्मूला नहीं रट आएगा तुमको, पूरी फिजिक्स में काम आएगा, पर जिस चैप्टर के बीच में पढ़ रहे हैं वहां तो काम आ ही रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो आप कैसे काम आएगा अब समझना, अब समझना। ओ हो, धीरे धीरे बात को समझना। ओ हो, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। ओ हो, अब फील करो जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझो क्या। पहले एक बात समझाता हूं मैं आपको, समझो। मान लो ऐसे क्लोज्ड सरफेस है, अरे हाँ, तो समझो कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू रख दूं, तो क्लोज सरफेस 3D में होती है, तो अपन जानते हैं कि इस चार्ज क्यू से जो टोटल फ्लक्स आता है वो कितना आता है, फ्लक्स आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये 3D में बिखरता है, 3D में बिखरता है। अरे हाँ सर, जो फ्लक्स फैलता है वो बल्ब की तरह रोशनी चारों तरफ फेंकता है, एनर्जी सब तरफ जाती है। हाँ, ये बात तो सर आपकी सही है, वो एनर्जी 3D में सब तरफ जाती है, बिल्कुल सही बात है सर ये तो। हाँ, 3D में बिखरता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 पाई प्लेन एंगल में फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये गलत स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। 4 पाई सॉलिड एंगल में, अरे हाँ, 4 पाई चारों तरफ, 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सही स्टेटमेंट है। और सिमेट्रिक निकलता है बिल्कुल, टक 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 टक। अरे यस सर, तो सोचो 2 पाई पूरे 3D में क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है, यानी कि बोल सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल में, कितने में, 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे कितना निकलता है सर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में फ्लक्स निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब सोचो, मैं कहूं कि ये चार्ज क्यू है, इससे इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप सिंपल रूल लगाओगे, क्या करोगे कि भाई 4 पाई में निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सॉलिड एंगल में निकलेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ओम सॉलिड एंगल में निकलेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओम। अच्छा, अगर ओम का अल्फा से रिलेशन है तो कैसे लिख सकते हैं, क्यू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसने इसको मार दिया, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। तुम ध्यान से देखो तो फ्लक्स का रिलेशन प्लेन एंगल से निकल आया, सॉलिड एंगल के सफर से होते हुए। चार्ज क्यू का ये क्या चीज है, चार्ज क्यू का अल्फा प्लेन एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा, ये वो है, क्या है ये अल्फा प्लेन एंगल में कितना फ्लक्स निकलेगा क्यू चार्ज का, ये वो रिलेशन आ गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, सॉलिड एंगल के सफर से लेते हुए फ्लक्स का रिलेशन निकाल दिया प्लेन एंगल के साथ, बीच में सॉलिड एंगल भी है। तो जैसे आप समझना चाहो समझ लो, ये कहानी समझ आनी चाहिए। तो फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन पढ़ रहे थे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या प्लेन एंगल से रिलेट करा जा सकता है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करा जा सकता है सॉलिड एंगल से, क्योंकि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है 4 पाई सॉलिड एंगल में। अरे कितने में निकलता है, 4 पाई सॉलिड एंगल में। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, ये समझ आ गया सर। उतार लो इसको, अरे उतार लो इसको। ओके, उतार लेंगे सर।
कोई तकलीफ नहीं है सर। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? बढ़ जाओ सर। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। हो ये तो हम समझ गए सब। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा आ गया अपना। हाँ सर, आ तो गया सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर। क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये अपन ने पढ़ा, ये अपन ने निकाला। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टी फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एज शोन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। बताओ। अब अगर आप याद करो ये वाला सवाल चार्ज क्यू का डिस्क का मैंने पहले कराया इंटीग्रेशन से। हाँ सर कराया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी अब, सॉलिड एंगल शॉर्ट ट्रिक। ये सवाल करा चुका हूं मैं। हाँ सर करा तो चुके हो सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये सवाल आप करा चुके हो और याद कर इंटीग्रेट करके कराया था पूरा ढंग से समझा के तबीयत से। करा तो था सर, बिल्कुल सही बात है सर, करा था सर आपने ये। अगर करा था तो अब देखो, अब देखो वही सवाल कैसे करेंगे। सुन, क्या इस डिस्क से अगर अपन देखें तो ये एंगल अल्फा हो गया। इस अल्फा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स निकलेगा क्या वही डिस्क से निकलेगा? हाँ, तो सिंपल फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे हाँ, हो अल्फा कितना देखो, कॉस अल्फा इज डी बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आंसर ये आपने इंटीग्रेट करके निकाला था, जो आपने सॉलिड एंगल से एक लाइन में निकाल दिया, जो आपने सॉलिड एंगल से एक लाइन में निकाल दिया। देखो क्यू बाई टू एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस अल्फा समझ में आना चाहिए। ओ माय गॉड, अरे हाँ सर, ये तो वन लाइन सॉल्यूशन बन गया। अरे ये तो जादू है सर। हाँ भाई जादू ही है। बोलो क्या बात समझ आ रही है? समझ तो आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। बोलो, अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर। क्यू बाई टू एप्सिलॉन 1 माइनस डी बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने देख एक लाइन में आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया तो आगे बढ़ो। हो देखा आंसर आ गया, अपने सही करा क्या? लो भाई यही तो करना था। क्यू बाई टू एप्सिलॉन 1 माइनस डी बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो देख, बड़े बड़े सवाल फ्लक्स से छोटे हो जाते हैं। एक चार्ज क्यू रखा है एक सिलेंडर के सेंटर पे, देखो अच्छा, जिसकी लेंथ एल है, ओके, उसका रेडियस आर है। हमसे पूछा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अपने से पूछा गया जो कर्व्ड सरफेस है ना, किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर की क्या है? जो कर्व्ड सरफेस है उससे फ्लक्स कितना होगा। अगर आप इस सवाल को जनरल तरीके से करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वो काफी लंबा जाएगा, पर अगर दिमाग चलाओगे और सॉलिड एंगल को यूज लोगे प्रॉपरली तो आंसर सिर्फ 2-3 लाइन में आ जाएगा। इसीलिए करा रहा हूं, इंटीग्रेशन से नहीं करना है आपको, डरना नहीं है, आपको दिमाग सॉलिड एंगल की तरफ चलाना है। हाँ देखो 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 देखो, ओ हो कर सकते हो तुम लोग, बताओ बताओ। अरे हाँ सर, बोलो, ट्राई करो, कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा दिमाग चलाओगे तो। आपको चार्ज क्यू की वजह से फ्लक्स बताना है कर्व्ड सरफेस से। कहां से? कर्व्ड सरफेस से। सिलेंडर है एल, एल लंबाई का, आर रेडियस का, एल लंबाई का, आर रेडियस का। अरे हाँ मेरे लालो मेरे पीलो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। बोलो भाई। अरे हाँ अरे बोल दो। हाँ सर, सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो a charge is placed at the center of cylinder of radius r and length l as shown, find out the electric flux through the curved surface of the cylinder। ठीक है भाई, ध्यान समझ। मैं तेरे को क्या बोलूं कि जो टोटल फ्लक्स है सिलेंडर, टोटल फाइट टोटल थ्रू
सिलेंडर, वो तो भैया क्यू बाई एप्सिलॉन है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। अरे हाँ सर, पर टोटल मास क्यू बाई एप्सिलॉन ही है, कारण पूरी क्लोज सरफेस हो गई ना सिलेंडर। अरे हाँ सर, आप देख क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन दो जगह से निकला, कर्व्ड प्लस टू कैप्स। टू कैप कौन, ये है। अरे हाँ, ये तो डिस्क बन गई। अरे हाँ, तो क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू टू कैप्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड। अरे यही तो हमें निकालना है। ओ हो, और कोई भी एक कैप तो अपनी डिस्क बन गई। ओ हो, जिसका ये एंगल अल्फा बन गया। ओ हो, तो इसका फॉर्मूला क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स थ्रू वन कैप, फ्लक्स थ्रू वन फ्लैट कैप, जो भी आपको मानना है, हो गया वन माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, कॉस अल्फा कितना, एल बाई टू अंडर रूट ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओ हो, अंडर रूट ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर जो मैं बोला चमका, क्यू बाई टू एप्सिलॉन वन माइनस एल बाई टू अंडर रूट ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन वन माइनस एल बाई टू। अरे हाँ, अब सोचो ऐसी कितनी कैप, दो, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस टू टाइम्स करोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एल बाई टू अंडर रूट ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो क्यू बाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट एल बाई अंडर रूट ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर। अरे हाँ सर, सोचो क्या अपन ने सॉलिड एंगल का दिमाग लगाकर क्या सवाल को छोटा कर लिया। हाँ सर, कर लिया सर, समझ भी आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। लो भाई, आंसर आ गया क्या। हाँ सर, देखो भाई, ओ हो, समझ में आया, मैंने उसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। सही लग रहा है सर, बोलो क्लियर है। अरे पक्का। लो भैया, ये एप्लीकेशन हो गई किसकी। एक और बहुत शानदार सवाल देख, हमने क्या बोला कि ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, उनसे एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे दिखा रखी है, देखो ठीक। आप एक लाइंस बहुत सारी होंगी, हमने एक दिखा रखी है ये वाली, है ना। ध्यान समझना ऐसे कि Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। पर वो जो लाइन निकली ऐसे, मान लो एक पहली लाइन निकली अल्फा एंगल पर वो घुसी बीटा एंगल पे Q2 में, बस इतना ही दे रखा है। क्या एक ही लाइन होगी Q1 Q2 में, नहीं, बहुत सारी होगी। हमने एक लाइन की बात करी, कौन सी एक लाइन, जो दिखा रखी है कि भाई Q1 से एक लाइन निकली जो अल्फा एंगल से होकर मुड़कर बीटा एंगल पे अंदर घुसी, किसमें, Q2 में। इतना ही दे रखा है बस। और पूछा गया, बहुत जोरदार सवाल है, शानदार, दिमाग चाहिए इसके लिए। बताओ कि Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का क्या रेशो है। भाई प्लस माइनस तो समझ में आ रहा है एरो से कि भाई Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। हमसे पूछा गया कि अगर ये सिचुएशन है जो आपको दिखा रखी है, तो बताइए Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का क्या रेशो होगा। Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का क्या रेशो होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अरे बता दो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, मैं बताता हूं। देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसी ही एक रे अल्फा से निकलकर बीटा यहां भी होगी, ये बीटा सिमेट्री के लिए अल्फा। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्क होगी और जो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्क होगी, ओ हो, तुम ध्यान से देखो, लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो जितनी लाइंस Q1 के अल्फा कोण से निकली, ध्यान से समझना, जितनी लाइंस Q1 के अल्फा प्लेन एंगल के कोण से निकली,
उतनी ही लाइंस Q2 के बीटा प्लेन एंगल के कोण में घुसी। फिर से सुन, क्योंकि लाइन से एक दूसरे कट तो कर नहीं सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई लाइन ऐसे अंदर से घुस के बाहर निकल जाए। लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर। और यहां तो क्या समझे रे, Q1 के अल्फा प्लेन एंगल के कोण से जितनी लाइंस निकली, मतलब जितना फ्लक्स निकला, उतनी ही लाइंस Q2 के बीटा प्लेन एंगल के कोण में घुसी। अरे हाँ, मतलब उतना ही फ्लक्स घुसा, मतलब Q1 के अल्फा प्लेन एंगल में जो फ्लक्स निकला वह बराबर है Q2 के बीटा प्लेन एंगल में जो फ्लक्स घुसा। अरे हाँ सर, यह बात लॉजिकली सही है। अब Q1 के अल्फा प्लेन एंगल में कितना फ्लक्स निकला वो कैसे लिखेंगे, Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और Q2 में कितना घुसा, Q2 बाई 2, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, Q2 1 माइनस कॉस बीटा। अरे हाँ, तो 2 एप्सिलॉन को मार दिया, Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड, सिंपल आंसर आ गया 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। ओ माय गॉड, आंसर आ गया आपके सामने। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो आया 1 माइनस, अब सोचो जबरदस्त सवाल है, दिमाग वाले इसे कर सकते हैं। लो भाई, 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या कहानी समझ आई है? अरे हाँ सर, सोचो अब इसके लिए सॉलिड एंगल की अगर कहानी पता नहीं होती तो प्राण निकल जाते तुम्हारे। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो। देखो सॉलिड एंगल की कहानी चली कितनी देर, पर फिर कह रहा हूं मैं ये आपको, इसको सॉलिड एंगल को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, फ्लक्स से, तो 4 सवाल भी जोरदार करा दिए। अरे कराए कि नहीं कराए? बिल्कुल कराए सर। अच्छा लग रहा है सर? पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया। तो पूरी कहानी थी किस चीज की? सॉलिड एंगल की। किसकी थी? सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल और उसको कैसे रिलेट करा जाता है, फ्लक्स के साथ। अब हमारी कहानी धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही है। मेनली जो हम मटेरियल्स पढ़ते हैं वो 3 प्रकार के अपन जनरली पढ़ते हैं, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अच्छा, इनमें जो बेसिकली अंतर होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या क्या, ध्यान से समझो। वो बेसिक अंतर होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, आप ऐसा समझो, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री का मतलब नहीं वो दुनिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, वो उस मेटेरियल के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं। अरे हाँ, हो बाद में आप पढ़ोगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो छोड़ो तुम। तो मैं समझो कि ऐसा समझो जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है ना एटम के, वो सब फ्री है, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। अच्छा मैं वहां जाता हूँ यहाँ मेटेरियल के अंदर। सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री होते हैं, कुछ बंधे हुए होते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बस यही नाच सकते हैं वो। और इंसुलेटर में वो बंधे हुए होते हैं, उनका एक फिक्स जगह है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते, नजर बंद है वो। अच्छा, तो ये 3 टाइप के मटेरियल में, सेमीकंडक्टर का तो आपके सिलेबस में पोर्शन है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर ज्यादा डिटेल अभी नहीं करेंगे। अभी अपन 2 हिस्सों पे बात करेंगे। पहले समझो मटेरियल को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस है इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी। ऐसा समझें कि जो कंडक्टर हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं विद इन द सरफेस बाउंड्री। अगर ये पूरा कंडक्टिव मटेरियल है तो उसके अंदर यहाँ पे एटम हो भले, है ना, उस एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो कहीं पे भी नाच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बाउंड्री के अंदर नाच सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मटेरियल है, ठीक, ये एक एटम है, ठीक, ये एटम है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कहीं पे भी नाच सकता है, कहीं पे भी, ठीक, ओके।
ऐसे, ठीक, कहीं पे भी अगर इंसुलेटर है तो उसका जो एटम है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा समझो यही बाउंडेड है, वो बाउंडेड बस इसी एरिया में एटम के इर्द गिर्द, वो और कहीं नहीं जा सकता। इस इलेक्ट्रॉन सब जगह ना आ सकता है। और सेमीकंडक्टर इन दोनों का मैच है, मिक्स, कुछ इधर कुछ इधर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कुछ नहीं होंगे। इंसुलेटर में सब बाध्य होंगे, कंडक्टर में सब फ्री होंगे, आप ऐसा समझो। अच्छा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इनको बाद में बोलेंगे, अरे हाँ ना बोलो भाई। और सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसे और कुछ वैसे, कुछ ऐसे और कुछ वैसे। क्या मेरी बात क्लियर है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, ओके, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, ऐसा क्लियर है। तो मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर? करते चले, बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ रे भाई। All electrons are bounded, some electrons are free and some are bounded, all electrons are free। ये क्लासिफिकेशन हुआ भैया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक सर, ठीक सर। हमें बेसिकली सही बताएं तो हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इस चैप्टर में दो ही चीज पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर का तो पूरा एक चैप्टर ही अलग है। कंडक्टिंग मतलब जिसके सभी इलेक्ट्रॉन फ्री, सेमी इंसुलेटर मतलब, या नॉन कंडक्टिंग मतलब इस इंसुलेटर को आप ऐसे भी बोलोगे नॉन कंडक्टिंग। जब भी बोले ना नॉन कंडक्टिंग तो सेमीकंडक्टर नहीं समझना है, क्या समझना है? इंसुलेटर। तो दो टाइप के मटेरियल आप पढ़ोगे बेसिकली, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वो जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं विद इन द सरफेस बाउंड्री, नॉन कंडक्टिंग वो जिनके इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड हैं। जहां है मटेरियल में वहीं रहेंगे, घूमने नहीं जा सकते वो। बोलो क्लियर है? हाँ सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात अपने को समझ आई। देखो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी घूम सकते हैं, देखो घूम रहे ना। अरे हाँ, न्यूट्रल कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहे हैं, पॉजिटिव फिक्स है, एनिमेशन के थ्रू समझा रहा हूं। अरे हाँ, देखो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहे हैं, देखो कहीं पे भी नाच लेते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है। पॉजिटिव मतलब एटम का न्यूक्लियस वो फिक्स जगह पर है, पर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाच रहे हैं इधर उधर इधर, मेटेरियल के बाहर नहीं जा रहे। बोलो एनिमेशन से फील आ रही है क्या? हाँ सर, एनिमेशन बनवाते हैं इसलिए कि थोड़ी फील आए, जो मैंने बोला उसको और अच्छे से समझ आए। अरे हाँ सर, देखो, हाँ 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 हाँ, सो ऑल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड अभी तुम परेशान मत हो, तुम जब, हालांकि डेफिनेशन से लिख दी, ऑल द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है उसकी बात हो रही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाले, उस पर भी मत परेशान हो, वो सेमीमीटर में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा वो अंतर, अभी नहीं। अभी समझो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री, विद इन द सरफेस बाउंड्री। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक, ठीक है भाई, अच्छा लग गया सर। आ जाओ आ जाओ। अब देखो, ओहो, अब एक्चुअली हुआ क्या, इस कंडक्टर पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखो हुआ क्या, आप ऐसा समझो कि अगर मैं इस कंडक्टर पर, अच्छा तुम ध्यान समझो, तो अगर नॉन कंडक्टिंग लोगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे होंगे, आजू बाजू ही होंगे। अच्छा समझो, ऐसा फील करो कि अगर मैं इस कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, लो भाई, तो देखो पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो गए। ऑल्दो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है ना, ये पॉजिटिव तो वहीं रहते हैं। थोड़ा एग्जैक्टली कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, समझ जाओ, थोड़ा सा फील करना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो सोचो, माइनस तो यहाँ दौड़ दौड़ के आ ही जाएंगे, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। तो यहाँ प्लस 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 प्लस, वो प्लस 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 वही थे, पर हुआ क्या आप समझो, एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया। क्यों?
क्योंकि इधर की तरफ बोलो क्यों, क्योंकि इसके इस पॉजिटिव के, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, सोचो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई तो प्लस में फोर्स लगा इधर और माइनस में फोर्स लगा इधर, तो माइनस वाले इधर भागे और प्लस वाले इधर भागे नहीं, उनका एक प्लस वाले फिक्स थे प्रैक्टिकली, तो ये दिखाया एनिमेशन में ऐसे है तुम्हें फील कराने के लिए, पर ये इफेक्टिव चार्ज है, ठीक है ना, इफेक्टिव चार्ज। अरे हाँ, तो तुम तो ऐसा मान सकते हो कि पॉजिटिव उधर भाग गए, परेशान मत हो, उससे मानने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, तो तुम तो ऐसा मान लो, पर प्रैक्टिकली बता रहा हूं होता क्या है, प्लस वही रहता है, एटम्स तो फिक्स्ड है ना, न्यूक्लियस तो, हाँ, पर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, क्यों, क्योंकि इधर वाले सभी पॉजिटिव नेगेटिव इधर भाग जाते हैं, तो उधर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, क्यों भागे नेगेटिव इधर, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो भैया नेगेटिव इधर भागे और पॉजिटिव इधर भागे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, सही है सर, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, अब क्या करें, अरे करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, ओहो। अब होता क्या है कि जब ये ई नॉट लगा, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, समझो ये इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे सोचो, तो इधर की तरफ तो क्यू ही लग रहा है, या मैं तो कह रहा हूं तुम इस पॉजिटिव को समझो, इस वाले पॉजिटिव, ये क्यों नहीं हिल रहा है, ऐसा समझो कि इस पे क्यू ही तो इधर लग रहा है, अरे हाँ, पर सोचो न्यूट्रल कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्या हो रहा है समझो, क्यू इधर लग रहा है, तो ये भाग क्यों नहीं रहा, आप ऐसा समझो, सोचो इस प्लस और इस माइनस की वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो गई, इसे कहते हैं ई इंड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई पहले बताओ, क्योंकि इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज अगर हो गया तो अंदर ही अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इंड्यूस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड लगाने की वजह से चार्जेस इंड्यूस हुए, इधर प्लस इधर माइनस। और हाँ, बेसिकली हम धीरे धीरे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये सुपरबली इंपॉर्टेंट है, ये सुपरबली इंपॉर्टेंट है, घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम एक कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, उन्हें हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस, क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस। नेचुरल बिहेवियर से उन्होंने अपने आप को चेंज करा, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ, हम पहले हम बात समझे, फिर से आपको बताता हूं, मेटल के तीन हिस्से, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में सभी फ्री, सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री कुछ बाद दिए, इंसुलेटर में सब बाद दिए। अब हम पढ़ने लग गए कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उस पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो इधर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, इस इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से को बोलेंगे हम इंड्यूस चार्जेस। उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर इधर इंड्यूस हो जाएगी। अरे हाँ, अब सोचो जो ये कब तक होता रहेगा ऐसा इंड्यूस, जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जो इधर लग रहा है ई और जो इधर लगा ई इंड्यूस्ड, अरे हाँ, ये ई नॉट और ये ई इंड्यूस ये बराबर ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इधर भागते रहेंगे और पॉजिटिव इफेक्टिव इधर आता रहेगा। तो जब तक इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पर, बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, अरे हाँ सर, तब तक ये दौड़ते रहेंगे। सोचो तो आखिरी में क्या ई नेट अंदर जीरो बचेगा, सो ई नेट इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। अरे हाँ सर, ऐसा होना आवश्यक है, ऐसा होना आवश्यक है, बोलो क्यों, ऐसा होना क्यों आवश्यक है, बोलो, क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और तब तक दौड़ेंगे
और इफेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते रहेंगे इंड्यूस्ड, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर रह जाएगी तो फिर दौड़ेंगे। अच्छा, ये होने में कोई समय नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 9.1 × 10⁻31 kg, हल्के से हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, और एंड दीज इंड्यूस्ड चार्जेस विल मेक श्योर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओ हो। So what will happen when we apply a electric field to a neutral conductor? What will happen to a neutral conductor when we apply electric field to it? क्या होता है कि electrons arranges in such a way, that is induced charges, electrons arranges in such a way that net electric field inside a conductor is zero। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भाइयों बहनों इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, क्योंकि वो फ्री है, और तब तक दौड़ेगा जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, फिर से सुन। क्या प्रॉपर्टी है कि इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर, देन चार्जेस अरेंज देमसेल्व्स in such a way that net electric field inside the conductor is zero, that is E external plus E induced equal to zero। ये होना कंपल्शन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे जब तक ये सिद्ध ना हो जाए। ऐसा इंसुलेटर में यानी कि नॉन कंडक्टिंग में नहीं होता, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, ये होने में कोई समय भी नहीं लगता। दिस प्रोसेस हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। और हाँ सर, तो ऐसा नहीं कि लगाएंगे थोड़ी देर तो लगेगा होने में, तुरंत होता है वो। अच्छा, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर तो है सर। अच्छा भी लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, पक्का? अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर। कितना टाइम बच गया अभी है? कितना है? देखो भाई, आ जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार। अब देख, तो जो मैंने लिखाया उसको अपन समझ गए। ई इंड्यूस, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंड्यूस जब तक होगा तब तक ये दौड़ते रहेंगे। ओहो, तो कुछ ऐसा होगा ई नेट जीरो। फिर मैं कह रहा हूं ये इफेक्टिव चार्ज है ना? कैसा है? इफेक्टिव चार्ज। तो जो नेगेटिव पे चार्ज बचेगा वो इधर ई इंड्यूस्ड, ई नॉट, और ये ई इंड्यूस्ड। ऐसा नहीं सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में, प्लस भी है, वो फिक्स्ड है, क्योंकि अब वो नहीं चलेंगे। और ये इफेक्टिव चार्ज है ना? कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल। ओके, हाँ सर, तो ऐसे कहानियां, ये इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। वैसे इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो पिछले डायग्राम में बनाया वही बहुत है, बस वही बहुत है, बस इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज वही बहुत है, बस परेशान नहीं होना बिल्कुल। अरे बोल दो भाई, अरे पक्का? सो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक सर। तो ई नेट जीरो आ गया।
ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बराबर ई इंड्यूस और डायरेक्शन सेम। तो फिर से प्रॉपर्टी कैसी की, फिर से सुनो। इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर देन चार्जेस अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो मैं इसको लिखा देता हूं एक बार अच्छे से। लिखो, कैसे लिखो? इफ वी अप्लाई, ऐसे लिखो, प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर की। पहली प्रॉपर्टी आप समझो। पहली प्रॉपर्टी वैसे क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कंडक्टर की कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। और सेकंड प्रॉपर्टी आप ये मान सकते हो क्या कि इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर, टू अ न्यूट्रल, if you apply electric field to a neutral conductor, then if we apply electric field to a neutral conductor, then if you apply electric field to a neutral conductor, then charges arrange themselves in such a way that net electric field inside the conductor is zero। ओहो, ये सेकंड प्रॉपर्टी आप मान सकते हो। पहली क्या थी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। और सेकंड क्या है कि इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर देन चार्जेस अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अरे हाँ सर, तो कंडक्टिव मटेरियल जहां भी होगा वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगी तो चार्जेस दौड़ेंगे। और कब तक दौड़ेंगे? जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अब पता है हर एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से कनेक्टेड है। सोचो ये सेकंड प्रॉपर्टी क्यों हुई? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी थी। सही बता दो, पहली जो प्रॉपर्टी है उससे सारी प्रॉपर्टीज निकलती जाएंगी। क्या? ये वाली बात याद कर कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। तो भैया फिर अपन समझ गए कि अगर फ्री है तो भैया चार्जेस दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, और तब तक दौड़ेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। हाँ सर। अफकोर्स तीसरा भी इससे, पहली से दूसरी आई, अब दूसरी से देख तीसरी आएगी। क्या कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? हाँ सर। अंदर जीरो है भाई। और यहां देखो ये माइनस पे टर्मिनेट कर गई, फिर पॉजिटिव पे टर्मिनेट। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब सोच, एक बात याद कर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो इंप्लाइज पोटेंशियल जीरो, या याद करो पोटेंशियल कांस्टेंट। अरे हाँ सर, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो हो ये जरूरी नहीं होता, पर कांस्टेंट होता ये जरूरी होता है। तो अगर इस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी इज कांस्टेंट? अरे हाँ, देयरफॉर वी के, ये थर्ड प्रॉपर्टी, देयरफॉर वी कैन से कंडक्टर, ध्यान से सुनना, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल, सरफेस नहीं बोल रहा हूं, इक्विपोटेंशियल रीजन। ओ हो, we can say conductor is an equipotential region। oh my god, conductor is an equipotential region। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह जीरो है कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है तो भैया कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल रीजन, क्योंकि कंडक्टर पर सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सब जगह। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है
सब जगह यस और नो, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़े, बढ़ते चले, देखे रे भाई, वाह रे भाई, ओहो हो। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, वी कैन से कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल रीजन। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अरे आ जाओ भाई, ओके, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक। तो भैया क्या तीन प्रॉपर्टी पड़ी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में सेट होती जाए। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। अब जितने भी अपने लेक्चर बाकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, भैया सुपरबली जैसे मुझे याद है याद होने चाहिए, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल सीक्वेंस में सोचकर बिल्कुल डिटेल में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। ओके, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे कंडक्टर पर तो चार्जेस रीअरेंज करते हैं ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो हो जाए, क्योंकि बच जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, तब तक दौड़ेगी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। क्योंकि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल रीजन है। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ये तो सर हम समझ गए। ओ हो। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुन, याद कर, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से लाइंस परपेंडिकुलरली निकला करती थी? अरे हाँ सर, तो घुसती भी परपेंडिकुलरली थी। तो याद रखे एक और प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट। देखो पॉजिटिव से लाइंस निकली कंडक्टर में और नेगेटिव में घुसी, हाँ, तो लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम कंडक्टर। ओ हो, लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम कंडक्टर। ओ हो, चौथी प्रॉपर्टी हो गई क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, लाइंस आर परपेंडिकुलर। चार हो गई, चार हो गई, अरे चार हो गई, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, बढ़िया कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, समझ भी आ रही है सर। चार प्रॉपर्टी फिर से, इलेक्ट्रॉन्स फ्री, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट और लाइंस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। हाँ सर, हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है सर, ठीक, समझ गए सर, समझ गए भाई, परपेंडिकुलरली। ओ हो, एक एग्जामिनेशन में सवाल आया, कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, आपको बताना है। उन्होंने बोला कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ई आई कैप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ई आई कैप कांस्टेंट, और ये कंडक्टर है स्फेरिकल, आप ऐसा समझो स्फेरिकल कंडक्टर, तो उस पे लाइंस का डायग्राम कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, चार लाइनें आपको दे रखी है, कौन सी लाइन का डायग्राम सही होगा। अगर एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अब उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। पहले आंसर बताओ फिर मैं फील कराऊंगा कौन सा आंसर सही होगा। आप फिर से सवाल सुने, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई आई कैप, उसमें कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जो लाइंस का डायग्राम होगा वो किस प्रकार का होगा, वो किस प्रकार का होगा, बोलो भाई, उसका ऑप्शन पूछा गया है आपसे। अरे बोलो, किस प्रकार का होगा, उसका ऑप्शन आपसे पूछा गया है। अरे हाँ हाँ कर सकते हो तुम लोग, बोल दो। देखो ए और सी तो पक्का गलत है, बोलो क्यों, अरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, अंदर लाइन कैसे हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट रिप्रेजेंट करती है, तो नेट अंदर तो जीरो होती है। अरे हाँ, तो ए और सी तो पक्का सही। अब बता बी और डी में कौन सही, देख बी में एंगल 90 हो ये जरूरी नहीं है, डी में देख ऐसा दिखा रखा है। अरे हाँ सर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है,
डी। बी और डी में अगर किसी ने ए और सी में से आंसर लगाया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब इतनी देर से बता रहा हूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। बी और सी डी में कौन सही होगा? डी। बोलो क्यों? क्योंकि अंदर जो भी लाइंस घुसती हैं और जो बाहर आती हैं वो परपेंडिकुलरली आती जाती हैं, वो परपेंडिकुलरली आती जाती हैं। हां सर, इसलिए डी सही है, इसलिए डी सही है। अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर। अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो आगे बढ़ जाओ। देखो मैं इसको थोड़ी और फील कराता हूँ। देख इसका, देख ऐसे कंडक्टर रखा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, देख ऐसे चार्ज इंड्यूस हुए, देख डिस्टॉर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डिस्टॉर्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हाँ सर, माइनस प्लस माइनस प्लस, ओ हो। देखो फिर से देख एक बार डिस्टॉर्शन देख। हाँ देख, ये देख अब आएगी ये। अरे क्यों नहीं आया ये? हाँ देख ये आया। देख डिस्टॉर्ट हो रही हैं और ऐसे बनी लाइंस, ये रियल लाइंस डायग्राम है कंडक्टर का। देख इधर इंड्यूस हो गए प्लस, इधर इंड्यूस हो गए माइनस। ओ हो, ये देख ये प्लस ये माइनस, इसे बना लो, बना लो। अरे हाँ, ये रियल डायग्राम हुआ उसका जो अपन ने पीछे कंडक्टर रखा। अरे हाँ सर, ऐसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो, और पोटेंशियल कांस्टेंट। ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव में निकलेंगी। फील वाला डायग्राम इमेजिनेशन क्या, आपको एनिमेशन से भी आपको सिखाया है ताकि आपको बात समझ आए। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर। ठीक भाई, अच्छी बात। तो भैया 4 प्रॉपर्टी समझी, एक सवाल करा, इन्हीं पे और आगे कहानी पढ़ते हैं। देखो कैसे, आइए देखते हैं कैसे। देखो हो आंसर आ गया डी, वो तो अपने को समझ आ गया, आंसर डी आ गया, ये अपने को समझ आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, न्यूट्रल कंडक्टर ये वो, और देख कैसे। अब एक्चुअली क्या, एक अच्छी चीज बता दूं तुमको। जैसे मान लो कि मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक, क्या अट्रैक्शन? हाँ सर, प्लस क्यू माइनस माइनस, रिपल्शन, बिल्कुल सही। अब अगर दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने बोला कि अगर टू चार्जेस या टू बॉडीज, अगर टू बॉडीज attract each other implies one is positive and one is negative, or we can say both have charge। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स। अगर टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर इंप्लाइज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, और वी कैन से बोथ हैव चार्ज। ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके पास एक क्यू चार्ज रख दूं, तो इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां माइनस आ जाएंगे, यहां प्लस आ जाएंगे। अरे हाँ सर, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, पर सोचो क्या इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है देखो, तो अंदर तो जीरो होनी पड़ेगी, तो क्या माइनस प्लस इंड्यूस हो जाएंगे, और ऐसे इंड्यूस होंगे कि क्यू के पास माइनस, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अरे हाँ सर, तो ऐसे माइनस ऐसे प्लस, ऐसे माइनस ऐसे प्लस, और हाँ
हाँ सर, तो न्यूट्रल कंडक्टर में ऐसे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे प्लस इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा माइनस क्यों रख दो, तो इधर प्लस इधर माइनस। अब सोचो इस वाले केस में माइनस और क्यू में अट्रैक्शन, और यहां और ये रिपल्शन। सोचो ये दूर है, therefore attraction dominates। अच्छा ये कहानी दोनों जगह वैलिड हो गई, देख इधर भी अट्रैक्शन ही डोमिनेट करेगा, अरे हाँ इसमें भी अट्रैक्शन ही डोमिनेट करेगा। क्यों भाई, क्योंकि प्लस वाला पास है और ये दूर है। अरे हाँ, अब सोचो क्या इस Q के पास अगर न्यूट्रल कंडक्टर रख दो तो न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास खिंच जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अरे हाँ सर अट्रैक्शन हो जाएगा। अरे पक्का, अरे सोच लो। अब सोचो एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो अगर कोई दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ सर, अब सोच प्लस के पास न्यूट्रल रखो तो भी अट्रैक्शन, माइनस के पास न्यूट्रल रखो तब भी अट्रैक्शन, ऐसा कंडक्टर में होता है। रिपल्शन के लिए अगर रिपल्शन हो रहा है तो पक्का दोनों सेम चार्ज है, मतलब सेम नेचर के चार्ज हैं। ओके, रिपल्शन नहीं हो सकता ऐसे न्यूट्रल और चार्ज में, कभी नहीं हो सकता, सोच के देख। इसलिए एक लाइन तुम किताबों में पढ़ोगे कि रिपल्शन, ऐसे लाइन पढ़ोगे, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो बॉडीज के बीच में, अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन है तो पक्का दोनों चार्ज्ड हैं। इसलिए बोला गया रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मींस दो बॉडी के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो दोनों चार्ज्ड होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो, क्या ये कहानी समझ आई है? हाँ सर समझ तो आई है। सो विच इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? रिपल्शन। अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन है तो पक्का दोनों चार्ज हैं, पर अगर अट्रैक्शन है तो हो सकता है दोनों चार्ज हो सकता है ना भी हो। अभी ये खत्म नहीं हुई कहानी, यहीं से फिर कनेक्ट करूंगा। अगला लेक्चर और जबरदस्त होगा, शानदार होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।